नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है। क्यों नहीं बढ़ रहे टाटा मोटर्स के शेयर, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो मेनली 3 प्रोडक्ट्स हैं उनकी। एक है कार्स एंड स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, फिर है ट्रक्स एंड बसेस, और तीसरे हैं डिफेंस के व्हीकल्स। 1945 में ये कंपनी की स्थापना हुई, आज से 75 साल पहले। 1961 से उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। आज की डेट में 175 से ज़्यादा कंट्री में उनके प्रोडक्ट बिकते हैं, जो शायद किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी से ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। और ये इनके 6600 टच पॉइंट्स हैं, डीलर पॉइंट्स हैं, जिसके थ्रू ये अपने प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को बेचते हैं। पिछले 5 साल के अंदर ये कंपनी अपने सबसे बुरे दौर से गुजरी है। अगर आप जैसे स्क्रीन में देख पा रहे हैं, 2010 के आसपास जो उनका रेट था करीब करीब 100 रुपये के आसपास का, आज भी 10 साल बाद भी वही रिटर्न है। तो जिन्होंने उस टाइम पे अगर इन्वेस्ट किया था तो उनको आज की डेट में 0 रिटर्न मिला। वो क्या रीजन रहे जिसके चलते ये प्रॉब्लम में आया, वो हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले दिक्कत तो पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही आई। अब ये स्क्रीनशॉट एक दिखा रहा है जो कि अगस्त 18 और अगस्त 19 की कंपैरिजन करके दिखा रहा है, सिर्फ सीवी सेगमेंट के अंदर। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि अगस्त 18 में जब 31,000 गाड़ियाँ बिकी थी, वही अगस्त 19 में 12,000 गाड़ी बिकी है। ये सीन ऑलमोस्ट हर महीने रहा है 2019 के भी और 2020 के भी। तो ये गाड़ियों का ट्रक का सेल ही काफ़ी हद तक कम हो गया। इसमें नोट करने वाली बात ये भी रहेगी कि ये दोनों पीरियड के दौरान अगर हम टाटा मोटर्स का अगर सीवी सेगमेंट में शेयर देखें तो वो करीब करीब 40% के आसपास है दोनों पीरियड के अंदर। तो ये सीवी सेगमेंट में टाटा मोटर्स ने आज भी अपनी लीडरशिप की पोजीशन तो बना ही रखी है, लेकिन क्योंकि पूरी इंडस्ट्री का सेल डाउन है, इसलिए वो उनको भी काफ़ी हद तक इसकी इम्पैक्ट आ रही है। आपकी स्क्रीनशॉट के सामने जो भी आप देख पा रहे हैं, वो फिगर है जून 2020 की कार सेल्स का इंडियन मार्केट के अंदर। इसमें टॉप 10 में टाटा का एक प्रोडक्ट है जो कि 10वें नंबर पे टियागो है, जिसने करीब 4000 गाड़ी बेची है। और 17 और 18 नंबर पे इनकी जो अल्ट्रोज और नेक्सन, ये 2 मॉडल हम देख पा रहे हैं कि वो टॉप 20 के अंदर 3 मॉडल कुल मिला के है। ये वाली स्लाइड जो है वो सबसे इंप्रेसिव स्लाइड है जहां तक टाटा मोटर्स के 4 व्हीलर बिजनेस का सवाल है। ये पिछले 11 महीने की सेल दिखा रही है कंपनी वाइज, और इसमें जून 20 में टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। 9.77% मार्केट शेयर उसने हासिल किया है, जो पिछले 3-4 साल में कभी भी हासिल नहीं हुआ है। कुल मिला के 1,16,000 गाड़ियाँ बिकी थी जून महीने में, उसमें से 11-11,500 गाड़ियाँ सिर्फ टाटा की ही थी। ये फिगर कितने अच्छे हैं वो देखने के लिए आप जून 19 के फिगर देखिए, जहाँ पे उन्होंने 12,600 के आसपास गाड़ी बेची थी, लेकिन उस टाइम पे टोटल गाड़ी बिकी थी 2,16,000। तो अगर मार्केट शेयर की अगर बात करें तो अभी जो मार्केट शेयर उन्होंने हासिल किया है उससे करीब करीब आधा था। और एक अच्छी बात यह है, उनके मॉडल वाइज परफॉर्मेंस नीचे दिखाया है। तो अगर हम देखेंगे अल्ट्रोज, हैरियर, हेक्सा, नेक्सन, टियागो और टिगोर, ये सारे मॉडल के सेल उन्होंने मंथ वाइज दिए हैं। अप्रैल का जो सेल है वो सब में ब्लैंक दिखेगा, क्योंकि वो कोरोना के चलते शोरूम सारे बंद थे, और मई में भी कुछ हद तक इम्पैक्ट आया था, लेकिन जून में अच्छी खासी रिकवरी हो गई थी। तो टाटा मोटर्स की रिकवरी सबसे शानदार रही है। अल्ट्रोज जो उनका नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था जनवरी के अंदर ही हुआ था, तो उसने भी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। 3,100 गाड़ियाँ बिकी थी उनकी। नेक्सन जो है वो भी उनकी अच्छी चल रही है, जो कि स्मॉल साइज इनकी एसयूवी है। और टियागो जो कि सबकी बेस्ट सेलिंग कार आज की डेट में वही है, जो एंट्री लेवल, जो अपनी प्रीमियम एंट्री लेवल सेडान जो है उसके अंदर ये अच्छी खासी चल रही है। B1 सेगमेंट के अंदर है ये। तो ये गाड़ियों का ओवरऑल सेल जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है। अब टाटा मोटर्स के ओवरऑल शेयर की बात करें, जो टाटा मोटर्स की खुद की जो डिवीजन है पैसेंजर कार का और ट्रक का, उसका टोटल सेल के अंदर सिर्फ 17% का, 17 से लेकर 20% के आसपास का ही कंट्रीब्यूशन है। मेजर कंट्रीब्यूशन जो आता है वो उनका GRL का है। तो स्टैंड अलोन की रिपोर्ट अभी है आपके स्क्रीन के सामने, लेकिन वो ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन अभी के हिसाब से देखते हैं तो सिर्फ 17% है। अभी हम देख पा रहे हैं कि जो 45,311 करोड़ का उनके टोटल जो है वो इनकम हुई थी, और उनके जो एक्सपेंस वगैरह हुए थे वो हुए थे उससे ज़्यादा। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो उनको कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये 7,289, मतलब 7,300 करोड़ के आसपास का घाटा उन्होंने रजिस्टर किया था 31 मार्च को, जो साल खत्म हुआ पिछला साल 19-20। तो उसमें उनको 7,300 करोड़ का घाटा हुआ था। तो अगर उनका बेसिक EPS की बात करें तो वो -21 आया था। इस स्लाइड पे हमने देखा था कि 45,000 के आसपास का टर्नओवर था टाटा मोटर्स का पिछले साल का, लेकिन वो स्टैंड अलोन कंपनी का था। अगर पूरे ग्रुप का मिला ले, इंक्लूडिंग JLR अगर बात करें, तो ये हो जाता है 2,61,070 करोड़ के आसपास का, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। दूसरे नंबर की कंपनी, तीसरे नंबर की कंपनी, चौथे नंबर की कंपनी, अगर इन तीनों का टोटल भी मार ले तो उससे भी ज़्यादा है। तो ये लेवल के वॉल्यूम है टाटा मोटर्स के। बट क्योंकि ओवरऑल ये इनका बिजनेस भी सफ़र हुआ था, तो ये यहाँ उनका EPS जो था इसको मिला के भी वो नेगेटिव। अभी जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो उनके
Q4 का रिजल्ट है और 2019-20 का साल भर का रिजल्ट है। अब Q4 का रिजल्ट इनके लिए बहुत ही खराब रहा, मतलब सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में उन्होंने गेन किए थे, कुछ प्रॉफिट बनाया था, वो सारा वाइप आउट हो गया Q4 के चलते। तो उसके चलते उनका पूरा साल भर के फिगर खराब हो गए। अब Q4 के रिजल्ट की पहले बात अगर करें तो उन्होंने 62,493 करोड़ का उनका नेट रेवेन्यू था, लेकिन उतने रेवेन्यू पे भी उनको 9,300 करोड़ का जो है वो घाटा हो गया। अब वो पास्ट ईयर के मुकाबले वो बता रहे हैं कि 28% डाउन है। इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर दोनों की तरफ से रहा। JLR जो है वो 24% डाउन रहा, जबकि टाटा मोटर्स जो इंडियन सब्सिडरी है वो 48% डाउन रहा। अब वो कोरोना की इम्पैक्ट की बात कर रहा है कि कोविड-19 इम्पैक्ट रिजल्ट्स बता रहा है, लेकिन ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि टाटा मोटर्स जहाँ तक इंडिया का सवाल है तो इंडिया में Q1 में तो मार्च में लास्ट में दिक्कत आई थी, अदरवाइज कोरोना की कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं थी। तो उसके कुछ और कारण रहे जो आगे के स्लाइड में शायद दिखेंगे हमें। लेकिन हाँ, ये JLR का बोल सकते हैं, क्योंकि JLR की जो बिजनेस मेनली आता है वो चाइना से आता है, और चाइना में आपको पता ही है कि Q1 वगैरह में बहुत दिक्कत थी, और वो यूरोप में भी काफ़ी हद तक शुरू हो गया था। तो उसके चलते JLR का भी परफॉर्मेंस डाउन हो गया। तो Q4 के रिजल्ट्स इसीलिए बहुत ख़राब हो गए, और उसके चलते इनको फाइनेंशियल ईयर 20 पूरे साल भर में 10,580 करोड़ का घाटा हो गया, जिसके अंदर सब दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा, JLR का भी और टाटा मोटर्स का भी। ये कंसोलिडेटेड रिपोर्ट अगर हम देखेंगे तो थोड़ी क्लैरिटी और आएगी। ये समरी है पिछले साल की, और इसमें लास्ट क्वार्टर का भी रिजल्ट है। तो जैसा कि हम देख पा रहे थे, उनके 2,64,000 करोड़ के आसपास के उनके ये जो है टोटल उनके ये रेवेन्यू हुआ था, लेकिन उसके सामने 2,71,000 के आसपास के उनके एक्सपेंस आ गए। तो उनके एक्सपेंस जो है वो उनके रेवेन्यू से ज़्यादा हो गए, तो उनको 7,708 करोड़ का जो है वो लॉस हो गया। सिमिलरली हम देख पा रहे हैं कि ये पिछले साल भी लॉस में था, लेकिन वो कम था, वो 1,700 करोड़ का लॉस था। और उनके Q4 का अगर देखिए तो ये 7,700 में से ये 6,500 करोड़ का जो लॉस आया वो सीधा Q4 की वजह से ही है। तो उनके लिए जैसा मैंने आगे कहा, Q4 ही उनका मेन कल्प्रिट है। यही कारण है जिसके चलते उनके पिछले साल का जो EPS आया वो -35 आया, जबकि वो लास्ट टू लास्ट ईयर वो -85 के आसपास का था। अब जो मैनेजमेंट ने इसके ऊपर कमेंट दिए हैं रिजल्ट आने के बाद, वो कुछ ऐसे है जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। JLR के बारे में उन्होंने कहा कि सेकंड और थर्ड क्वार्टर में वो प्रॉफिट में आ गए थे, तो वो काफ़ी मोटिवेटेड थे, लेकिन फोर्थ क्वार्टर में जो पेंडेमिक आया उसकी वजह से मतलब उनके रेवेन्यूज़ की बहुत ख़राब हालत हो गई। TML के बारे में उन्होंने ये कहा कि भाई ऑलरेडी इंडिया में जनरल इकोनॉमिक स्लो डाउन चल ही रहा था, जैसा आपको पता ही है, पिछले 2-3 साल से चल ही रहा है। उसके बाद में लिक्विडिटी को लेकर स्ट्रेस आ गया, ये IL&FS का इशू हुआ, दीवान हाउसिंग का इशू हुआ, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक वाला इशू हुआ। तो उसके चलते ऑलरेडी इकोनॉमी में लिक्विडिटी की क्राइसिस चल रही थी। ठीक है, ऑटोमोबाइल में और तकलीफ थी, क्योंकि वो BS4 से लेकर BS6 का ट्रांजिशन का डेट था जो 1 अप्रैल का था। तो ये सब तो ऑलरेडी इश्यूज चल ही रहे थे, ऊपर से ये लॉकडाउन आ गया। तो लॉकडाउन के चलते जो बची कुची कसर थी वो भी उसने पूरी कर दी, और उनका सेल जो है वो काफ़ी हद तक पूरी तरह से डाउन हो गया। अब आउटलुक क्या है उसकी बात कर रहे हैं, तो जो वो कह रहे हैं कि भाई जो फाइनेंशियल 20 का आउटलुक है वो Q1 में तो उनको भी लग रहा है कि भाई वो ऐसा ही चलेगा, मतलब क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन एक्सटेंड होने का पूरा चांस दिख रहा था वो टाइम पे, और जो हुआ भी, तो उसके चलते JLR और TLR दोनों का सेल जो है वो Q1 में तो डाउन ही रहेगा, लेकिन सब्सिक्वेंट क्वार्टर में वो ग्रो होगा, ऐसा उन्होंने उम्मीद जताई थी। अब हम बात करेंगे मार्केट के लीडर मारुति सुजुकी की, और उसकी कंपैरिजन करेंगे टाटा मोटर्स के साथ। आपके स्क्रीन के सामने जो फिगर दिख रही है ये उनके 5 साल का परफॉर्मेंस है। हमने जो पॉइंट हाईलाइट किए हैं वो 3 है, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और EPS। तो अगर रेवेन्यू फ्रंट पे पहले बात करें तो 57,000 के आसपास का उनका टर्नओवर था 2016 में, वो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते वो बढ़ा भी था, मतलब 77,000 तक 2017 में पहुंच गया। उसके बाद 81 पे गया, फिर 86 हो गया, वापस वो 75,000 पे चला गया। तो उनको 2020 में उनको भी दिक्कतें आई है, यही कारण है कि उनका भी जो है शेयर का रेट डाउन हुआ था। नेट प्रॉफिट भी सब्सिक्वेंटली उनका कम हुआ था, 4,500 से शुरू हुआ और फिर वो 7,700 तक गया 2018 में, लेकिन फिर अभी कम होकर 5,650 पे आ गया। अर्निंग पर शेयर जो उनका 150 रुपये था, फिर वो 250 रुपये तक पहुंचा 18 में, लेकिन आज की डेट में 2020 में वो 180 से। ये है फाइनेंशियल फिगर मारुति सुजुकी के, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। 52 वीक हाई रहा उनका 7,700 के आसपास, जबकि लो रहा 4,000 के आसपास का। उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन फुल जो है वो 1,80,000 करोड़ के आसपास का है, और उनका जो है EPS जो है वो 187 का है। उनका PE रेशियो जो है वो 31 के आसपास का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, हाईएस्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। मारुति का फ्री फ्लोट कैपिटल जो है वो 79,000, मोटा मोटा 80,000 करोड़ के आसपास का है। अब ये फ्री फ्लोट कैपिटल क्या होता है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, वहाँ पे एक वीडियो मिलेगा सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में, जो आपको फ्री फ्लोट कैपिटल के बारे में बताएगा। टाटा मोटर्स ग्रुप की 2 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, एक है टाटा मोटर्स लिमिटेड, दूसरी है टाटा मोटर लिमिटेड DVR।
अब टाटा मोटर्स डीवीआर जो है वो है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या होता है, तो वो जो है कंपनी इश्यू करती है डीवीआर शेयर्स ताकि कंपनी को कोई जो है हॉस्टाइल टेक ओवर ना कर सके और उनके वोटिंग राइट्स का भी डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए डीवीआर करके कंपनी इश्यू करती है। अब टाटा मोटर में डीवीआर का जो है वो 10% के वोटिंग राइट्स है, ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर के मुकाबले। तो अगर आपके पास डीवीआर के 10 शेयर है तो आपके शेयर की वैल्यू जो है वो एक ही मानी जाएगी वोटिंग राइट्स के हिसाब से। अब डीवीआर के बारे में अलग से हम अलग एक वीडियो बनाने वाले हैं जो और बताएंगे डीवीआर क्या होता है और बाकी की चीज़ें। अब फिलहाल हम बात करेंगे टाटा मोटर्स लिमिटेड जो ऊपर का है, जो मेन कंपनी है उसके बारे में। तो उसका जो है वो 107 रुपये के आसपास का लास्ट क्लोजिंग रेट है, वो 100 के रेंज में ही रहा है। उसका 52 वीक हाई रहा है 200 के आसपास, उसका 52 वीक 63 तक चला गया था, ठीक है। अब ये इसका 52 वीक का 200 का देखिए, और मारुति का कितना था 7,700 के आसपास। तो कोई वर्चुअली कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ पे इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन फुल देख लीजिए, वो 33,000 करोड़ के आसपास ही है। इनका टोटल सेल कितना है 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है सिर्फ 33,000। अर्निंग पर शेयर कितना है -23, पीई रेशियो कितना है -4.5। तो ये फिगर दिखा रहा है कि कंपनी अभी किस स्टेज में है। यही फिगर आप रेप्लिकेट करेंगे तो टाटा मोटर्स के अंदर जो डीवीआर है उसमें भी सेम कंडीशन आपको मिलेगी। मार्केट रेवेन्यू और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बीच में एक कोरिलेशन होता है। नॉर्मली अच्छी कंपनी के केस में ऐसा होता है कि उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा रहता है, जैसा कि हम नीचे देख पा रहे हैं मारुति सुजुकी के केस में। मारुति सुजुकी के रेवेन्यू कितने थे एक साल का 75,000 करोड़, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है 1,80,000 करोड़। तो ये डबल से भी ज़्यादा है। लेकिन टाटा मोटर्स के केस में क्या है, टाटा मोटर्स के केस में बहुत ही उल्टा है। उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो 2.5 लाख से भी ऊपर है, ठीक है, 2,61,000 करोड़ का है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है सिर्फ 36,000 करोड़ का। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर ये लोग अपने बिजनेस को समेट लेते हैं, जैसे उन्होंने सेकंड और थर्ड क्वार्टर में प्रॉफिट किया था, सैडली फोर्थ क्वार्टर उनका खराब आ गया, अगर वो कंटिन्यू करते और प्रॉफिट ट्रैक पे आ गए तो इस कंपनी में शेयर के प्राइस बढ़ने की बहुत ही गुंजाइश है, जैसा कि हम इसमें इस कंपेरिजन से क्लियरली देख पा रहे हैं। मित्रों, यहाँ पे हम अपने डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। जैसा मैंने बताया 80% से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो JLR से ही आता है, जो कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टाटा मोटर्स के शेयर के अंदर, 80% से ज़्यादा। अब उसका जो टोटल बिजनेस है उसका 1/3 अकेले चाइना से आता है। तो अभी जो इंडिया चाइना का रिलेशनशिप है उसको चलते देखना ज़रा इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होता है उसमें, ठीक है। Q2 और Q3 में JLR ने अच्छा किया था, लेकिन उसका Q4 रहा पिछले साल का वो बहुत ही ख़राब रहा। अब Q1 रिजल्ट जो है वो देखने वाली बात होगी और उम्मीद है कि वो अच्छा हो, क्योंकि चाइना की में जो है वो पेंडेमिक कोरोना की रिकवरी वहाँ उनके उधर आ गई थी। दिसंबर से मार्च तक ख़राब था, अप्रैल के बाद उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर लिया था। तो 25 जुलाई को अभी रिजल्ट आएगा उनका, तो उससे अपने को देखना पड़ेगा कि Q1 का उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। इंडियन कार के फिगर, उनके जो है कार सेल्स के फिगर वो अच्छे हो गए हैं, जैसा मैं आगे बता चुका हूँ। तो अगर वो कंटिन्यू कर पाते एक दो महीने में तो इसका भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा प्राइस को। इस कंपनी को चलाने वाले लोग एथिकल मैनेजमेंट है विथ हाईएस्ट इंटीग्रिटी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो अगर वो थोड़ा सा भी बिजनेस चलाने लगेंगे तो ये पैसा जो है वो सेफ है यहाँ पे इन्वेस्ट करना। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया था। आप अपना एंड से निवेश करने से पहले पूरा रिसर्च कर ले और अपने एडवाइज़र की सलाह लेने के बाद ही ले। मित्रों, यहाँ पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।